जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य संपादित करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आत्मा के तीन गुण विवेक, शौर्य और तृष्णा के आधार पर तीन वर्ग होंगे। शासक वर्ग जो विवेक प्रधान होगा, सैनिक जो शौर्य प्रधान होगा और उत्पादक जो तृष्णा प्रधान होगा। इनमें शासक और सैनिक, श्रेष्ठ शासक और श्रेष्ठ सैनिक तैयार करने के उद्देश्य से प्लेटो ने एक नई शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसके काल में एथेंस और स्पार्टा में जो दो अलग अलग तरह की शिक्षा प्रणालियां थी, उनके गुणों का समन्वय करके उसने अपनी नई शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया। एक नई शिक्षा पद्धति उसने बनाई। एथेंस की शिक्षा प्रणाली के गुण लिए, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के गुण लिए और इन दोनों के गुणों के समावेश के आधार पर उसने अपनी नई शिक्षा योजना तैयार की। प्लेटो की नई शिक्षा योजना क्या है, अब हमें ये परखना है, ये देखना है और इसको समझना है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पिछले वीडियो में हमने आपको बतला दिया। एक बार मैं फिर आपको बतलाना चाहूंगा कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है दार्शनिक राजा तैयार करना और श्रेष्ठ सैनिक तैयार करना, अर्थात राज्य के लिए शासक तैयार करना और राज्य की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ सैनिक तैयार करना। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था शासकों के लिए है, दार्शनिक राजाओं के लिए है और सैनिकों के लिए है। तो पूरी की पूरी जो शिक्षा की योजना है प्लेटो की, इन्हीं दो वर्गों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से। और इस प्रशिक्षण में प्लेटो करना क्या चाहता है, आत्मा के विवेक के तत्व को वह जागृत करना चाहता है, जिससे श्रेष्ठ शासक तैयार हो सके, दार्शनिक शासक तैयार हो सके, और आत्मा के शौर्य के तत्व को जागृत करना चाहता है, जिससे कि श्रेष्ठ सैनिक तैयार हो सके। इसलिए पूरी की पूरी उसकी शिक्षा योजना इन्हीं दो तत्वों के विकास से प्रेरित है, विवेक और शौर्य। प्लेटो की शिक्षा योजना के दो चरण हैं। यहां जैसा आप देख रहे हैं, प्लेटो की शिक्षा योजना के कुल दो चरण थे, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उसने अपनी पूरी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इनमें सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा कुल 6 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक संचालित होनी थी। इनमें भी यानी प्रारंभिक शिक्षा में भी दो भाग थे, जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के पाठ्यक्रम में व्यायाम और संगीत की शिक्षा शामिल थी और 18 से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्ष के लिए सभी के लिए सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। यानी प्रारंभिक शिक्षा 6 साल से 20 साल तक चलनी थी, जिसमें 6 साल से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जानी थी और 18 से 20 वर्ष की आयु तक सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो इसमें हम सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा का पहला भाग है, 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के लिए, उसके पाठ्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक संचालित शिक्षा में दो चीजें अध्ययन में शामिल थी, पहला व्यायाम और दूसरा संगीत। इसमें सबसे पहले हम व्यायाम की चर्चा करेंगे। आपके सामने है एक सामान्य सी कहावत, आपने सुना होगा, हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। विद्यार्थी अगर स्वस्थ रहता है
उसका शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अध्ययन के लिए जितना जरूरी शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क का विकसित होना है, उतना ही आवश्यक शरीर का स्वस्थ होना है। तो व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को आत्मा के विकास के लिए तैयार करना। आत्मा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास करना है, और आत्मा का विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ रहे, तभी स्वस्थ आत्मा का विकास संभव होगा। अब व्यायाम में के पाठ्यक्रम में दो चीजें मुख्य रूप से शामिल हैं, जैसा कि व्यायाम शब्द से ही इसको जिम्नास्टिक नाम दिया है प्लेटो ने। व्यायाम का मतलब कसरत, शारीरिक वर्जिश, शारीरिक कसरत जिससे शरीर सुदृढ़ हो, बलिष्ठ हो। बलिष्ठ सुदृढ़ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, स्वस्थ आत्मा का विकास होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? कसरत, शारीरिक कसरत, जिम्नास्टिक, व्यायाम। दूसरा है इसमें आहार विहार। इसे समझने का प्रयास करिए। आहार विहार, यहां दो शब्द हैं। आहार का मतलब खान पान। आप जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, वैसा आपका शरीर बनता है और वैसा ही आपका मन बनता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्लेटो, इसके पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों को समानार्थी मानकर चलता है। तो हम जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, उसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, हमारे आचार विचार पर भी पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो व्यायाम के साथ दूसरी चीज क्या जरूरी है? आहार, खान पान। और दूसरी चीज इसमें क्या है? विहार। विहार का मतलब हमारा रहन सहन। हमें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कितना उठना है, कितना कार्य करना है, ये विहार, रहन सहन, ये दोनों चीजें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। और इनमें से कोई भी अगर गड़बड़ होता है, शारीरिक वर्जिश, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, कोई भी अगर गड़बड़ होता है तो विद्यार्थी के अस्वस्थ होने की शंका बनी रहती है। यहाँ प्लेटो चाहता है कि विद्यार्थी कभी रोगी न हो, बीमार न हो, क्योंकि अगर वो बीमार होता है तो उसकी शिक्षा में, उसके आत्मा के विकास में बाधा पड़ सकती है, और यह बाधा उसके आत्मा के विवेक और शौर्य के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए व्यायाम यानी जिम्नास्टिक, शारीरिक कसरत, खान पान और रहन सहन को नियंत्रित करते हुए व्यायाम शिक्षक विद्यार्थी को रोग मुक्त रखने का प्रयास करता है। यहाँ एक चीज प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि यदि विद्यार्थी बीमार पड़ता है तो ये व्यायाम शिक्षक की विफलता मानी जाएगी। यदि कोई भी विद्यार्थी रोगी होता है, बीमार होता है, तो यह माना जाएगा कि वे व्यायाम शिक्षक ने अपना कार्य, अपनी जो भूमिका है उसका सही तरीके से निर्वाह नहीं किया है। व्यायाम का मुख्य उद्देश्य था स्वस्थ एवं शुद्ध मन के विकास के साथ साथ विद्यार्थी में साहस एवं धैर्य के गुणों का विकास करना। तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का पहला हिस्सा था व्यायाम, जिसमें शारीरिक कसरत, खान पान, रहन सहन यानी आहार विहार ये शामिल था, जिसके माध्यम से विद्यार्थी को निरंतर स्वस्थ रखते हुए उसके आत्मा के विवेक और शौर्य के गुण का विकास करना था। अब हम आते हैं इस प्रारंभिक शिक्षा के प्रथम भाग के पाठ्यक्रम के दूसरे हिस्से पर, जो है संगीत। प्लेटो कहता है कि यदि व्यायाम आत्मा के विकास के लिए शरीर को साधता है, शरीर को तैयार करता है जिसके माध्यम से आत्मा का विकास हो सके, तो संगीत सीधे आत्मा को साधता है, सीधे आत्मा को प्रभावित करता है। प्लेटो का कहना है, और ये
गलत नहीं है। आप अपने जीवन में स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि संगीत का हमारे मन पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। संगीत जैसा बजता है वैसी हमारी मन स्थिति होने लगती है। आप स्वयं अनुभव करें, किया भी होगा आपने, कि तेज धुन वाला कोई वाद्य या संगीत बजे तो क्या प्रतिक्रिया होती है आपके मन पर, क्या प्रतिक्रिया होती है आपके शरीर पर। प्लेटो संगीत की इस ताकत से परिचित था, संगीत की इस शक्ति से भली भांति परिचित था। इसलिए वह कहता है कि संगीत की सुर लहरियों में वह शक्ति होती है जो नवजात विवेक और शौर्य को सीधे प्रभावित करती है और उसको सक्रिय करती है, उसके तारों को झंकृत करते हुए नवजात विवेक जो अभी नया जन्मा है, जो अभी विकास की प्रक्रिया में है, उस विवेक को, उस शौर्य को प्रभावित करते हुए उसे भविष्य के शासक और सैनिक के रूप में भूमिका निर्वाह हेतु तैयार करती है। यहाँ संगीत का मतलब केवल संगीत नहीं है, संगीत में बहुत सी चीजें पढ़ाई जानी है। संगीत के अंतर्गत आता है अक्षर ज्ञान। बिना अक्षर ज्ञान के कोई शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हो सकता, पूरा ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज है इसमें अक्षर ज्ञान। दूसरा है साहित्य। साहित्य में उसने काव्य को विशेष महत्व दिया है, साहित्य में उसने काव्य को विशेष महत्व दिया है। संगीत, तीसरी चीज है संगीत, जिसमें गायन यानी गायन सीखना है और वाद्य सीखने। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि प्लेटो दो चीजों पर प्रतिबंध लगाता है, ये साहित्य और दूसरा है आपका वाद्य यानी संगीत। इन दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी विद्यार्थी में नकारात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाले साहित्य, उसमें भोग विलास की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले साहित्य या संगीत का शिक्षण प्रतिबंधित रहेगा। कुछ उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। प्लेटो ने भी ये उदाहरण दिए हैं। साहित्य की बात हम करें तो कहता है काव्य पढ़ाएंगे, निबंध पढ़ाएंगे, लेकिन कहानी नहीं पढ़ाएंगे, नाटक नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? प्लेटो कहता है कहानी में, नाटक में दो तरह के पात्र होते हैं, नायक और खलनायक। अब हम अगर नाटक पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी नायक के चरित्र से प्रेरणा लेगा या खलनायक के चरित्र से प्रेरणा लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए नाटक और कहानी, उपन्यास आदि का शिक्षण नहीं होगा। इसी तरह से वाद्य और संगीत के सुरों में केवल उन सुरों और वाद्यों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा जो उसके आत्मा के विवेक और शौर्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो। उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाले वाद्य और सुर, संगीत, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ वाद्यों का उदाहरण हम आपको दें, शंख है, ढोल है, ताशा है, नगाड़ा है, तुरही है, सिंघा है। इनको अगर बजाया जाता है तो इनका असर शरीर में ये ओज पैदा करते हैं, जोश पैदा करने वाले वाद्य। तो ऐसे वाद्य पढ़ाए जाएंगे, ऐसे वाद्य सिखाए जाएंगे। बांसुरी नहीं सिखाई जाएगी। क्यों नहीं सिखाई जाएगी? क्योंकि बांसुरी विद्यार्थी में रोमांटिक यानी रोमांस की भावना पैदा करेगी, ये प्लेटो का कहना है। तो ऐसे वाद्य, ऐसे गायन के सुर, ऐसी चीजें संगीत में पढ़ाई जाएंगी जिससे विद्यार्थी पर के विवेक और उसके शौर्य को पर सकारात्मक असर पड़े, विवेक का विकास हो और उसके शौर्य का विकास हो। तो ये प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है जिसमें व्यायाम और संगीत, ये दो चीजें पाठ्यक्रम में शामिल हैं। व्यायाम में मैंने आपको बतलाया शारीरिक वर्जिश, आहार यानी खान पान, विहार यानी रहन सहन, ये शामिल है। और संगीत में अक्षर ज्ञान, साहित्य, गायन, वाद्य और संगीत की सुर लहरियों का अध्ययन शामिल है।
इसके बाद आता है इसी प्रारंभिक शिक्षा का दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सैन्य शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण। प्लेटो को शासक तैयार करना है और सैनिक तैयार करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा के 18 वर्ष तक का पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका है उसे 2 वर्ष तक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सैन्य व्यूह रचना, सैन्य कला और हथियार, जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी विद्या, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। 20 वर्ष की आयु में पहली परीक्षा होगी। 6 साल से शुरू हुआ, 18 साल तक व्यायाम और संगीत, फिर 18 से 20 साल तक सैन्य प्रशिक्षण, इसके बाद प्रथम परीक्षा, पहली परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो उच्च शिक्षा के लिए आगे जाएंगे और जो अनुत्तीर्ण होंगे वो सैनिक के रूप में और उत्पादक के रूप में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ये तो हुआ प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें व्यायाम और संगीत, साथ में 2 वर्ष के लिए सैन्य प्रशिक्षण, ये 3 चीजें विद्यार्थी को पढ़ाई जाए। अब जो 20 वर्ष की परीक्षा पास कर लेता है, यानी 20 वर्ष की आयु में जो परीक्षा होगी, पहली परीक्षा होगी, उसको पास कर लेगा तो वह आगे बढ़ेगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। प्लेटो की उच्च शिक्षा में भी 2 चरण हैं। पहला चरण है 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक, यानी 10 वर्ष के लिए। इस 10 वर्ष तक गणित की शिक्षा दी जाएगी, केवल गणित और रेखा गणित की शिक्षा दी जाएगी। पहला चरण उच्च शिक्षा का क्या है? गणित के शिक्षण का, जो 20 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक 10 वर्षों के लिए संचालित होगा और इसमें गणित और रेखा गणित का शिक्षण होगा। और दूसरा चरण इसमें 30 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन और द्वंद्व, इसे प्लेटो ने मेटाफिजिक्स का नाम दिया है, इसमें दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। 35 वर्ष की आयु तक की सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति विभिन्न शासन के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे और 15 वर्ष तक, यानी 50 वर्ष की आयु तक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राज्य के विभिन्न शासन के विभिन्न पदों पर रहते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो अब विस्तार से हम उच्च शिक्षा के ये जो 2 भाग हैं, गणित और दर्शन का, इनकी चर्चा करते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला भाग है गणित एवं रेखा गणित का। उच्च शिक्षा का पहला भाग है गणित एवं रेखा गणित का। यहाँ 10 साल तक गणित का शिक्षण है, रेखा गणित का शिक्षण है। प्लेटो ने गणित को, रेखा गणित को बहुत महत्व दिया है। प्लेटो स्वयं एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था और गणित से उसे विशेष प्रेम था। इसीलिए जो प्लेटो का विश्वविद्यालय था, अकादमी, जो उसने शिक्षण संस्था खोल रखी थी, अकादमी, उसके प्रवेश द्वार पर लिख रखा था, प्रवेश द्वार पर ये लाइनें लिखी हुई थी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि गणित के ज्ञान से वंचित लोग अकादमी में प्रवेश का साहस न करें। जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं है वो अकादमी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए न आवे, ये प्लेटो का मानना था, क्योंकि उसके शिक्षा में गणित विशेष महत्व प्राप्त विषय था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि प्लेटो गणित को इतना महत्व क्यों देता है। थोड़ा दार्शनिक विषय है, ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, तब समझ में आएगा कि वह गणित को इतना महत्व क्यों देता है कि 10 साल तक गणित और रेखा गणित पढ़ाने की व्यवस्था करता है। अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिख दिया कि गणित के ज्ञान से वंचित लोग अकादमी में प्रवेश का साहस न करें। तो गणित को इतना महत्व दिए जाने के 2 कारण हैं। एक दार्शनिक कारण है, ये आपके सामने है, दार्शनिक कारण, और दूसरा व्यावहारिक कारण है।
दार्शनिक कारण और व्यावहारिक कारण। व्यावहारिक कारण तो आराम से समझ में आएगा, आपको समझना है दार्शनिक कारण। और जो वास्तविक उद्देश्य है गणित के शिक्षण का, प्लेटो के इस पूरे पाठ्यक्रम में 10 साल तक गणित के शिक्षण का जो वास्तविक उद्देश्य है, इसी दार्शनिक कारण से प्रेरित है। ये हमारे भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत उपनिषदों से उपजा हुआ अद्वैत वेदांत और जो निर्गुण सगुण साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की अवधारणा है, उससे प्रेरित है और उससे मिलता जुलता है। प्लेटो कहता है कि अपने इंद्रियों से हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सत्य नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि हम अपने आंख से, कान से, नाक से, अपने त्वचा से जो कुछ जानते हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सत्य नहीं होता। सत्य क्या होता है? सत्य ये जो इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सत्य नहीं होता, ये सत्य की परछाई मात्र होता है। ये क्या होता है? सत्य नहीं होता, सत्य की छाया होती है, सत्य की परछाई होती है। तो सत्य को हम कैसे जानेंगे? सत्य को प्लेटो कहता है कि हम चिंतन के माध्यम से ही जान सकते हैं। सत्य को, जो वास्तविकता है, जो वास्तविक जिसको आप परम ब्रह्म कह सकते हैं, उसको प्लेटो आइडिया ऑफ गुड कहता है। जो सत्य है, जो सत्ता है, जिसकी सत्ता है और जिसकी परछाई हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, जिसको जानते हैं, ये जिसकी सत्ता है, जो सत्य है, उसको हम इंद्रियों से जान नहीं सकते। उसको हम केवल चिंतन के माध्यम से ही जान सकते हैं। इंद्रियों से जान नहीं सकते, केवल चिंतन के माध्यम से उसको जान सकते हैं। तो गणित का इसमें क्या महत्व है? दार्शनिक महत्व गणित का क्या है? प्लेटो कहता है कि गणित इंद्रिय ज्ञान से वैचारिक ज्ञान तक, यानी चिंतन के ज्ञान तक हमें ले जाने की एक सीढ़ी है, जो हमें यह बतलाती है कि जो हम देख रहे हैं इंद्रियों से, जो सत्य की परछाई देख रहे हैं, सत्य की छाया देख रहे हैं, इससे ऊपर उठकर हम सत्य को कैसे जान सकते हैं, यह गणित के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो गणित एक सीढ़ी है, एक माध्यम है, जो हमको इंद्रिय ज्ञान से वैचारिक ज्ञान तक, अर्थात चिंतन के ज्ञान तक ले जाने का कार्य करता है। क्योंकि गणित, प्लेटो कहता है कि गणित जिन विषयों का विवेचन करता है, वे स्थूल व इंद्रिय गोचर न होकर अमूर्त और वैचारिक होते हैं। गणित, रेखा गणित, बीज गणित अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आप देखेंगे कि वो उनके जो विषय होते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। हम जो रेखा गणित में त्रिभुज बनाते हैं या अन्य रेखाएं बनाते हैं, या अंक गणित या बीज गणित में अंकों और शब्दों के माध्यम से जो कुछ गणना करते हैं, वो सब क्या है? वो प्रतीक है, वो छाया मात्र है। जैसे एक उदाहरण हमने यहाँ बना रखा है, लिख रखा है, इसको आप देखिए। 4 लिखा है अंग्रेजी में, 4 लिखा है हिंदी में, और लिपियों में और किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। ये 8 लिखा है अंग्रेजी में, ये 8 लिखा है हिंदी में, अन्य लिपियों में, भाषाओं में अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये 4 है या ये 8 है? नहीं, ये 4 की सत्ता का एक प्रतीक है, एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है, जो केवल अभिव्यक्त करता है कि 4 की सत्ता को हम इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, 8 की सत्ता को हम इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो सत्ता है, जो सत्य है, वह इंद्रिय गोचर नहीं है, यानी इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता, केवल विचार से जाना जा सकता है, चिंतन से जाना जा सकता है। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसको एक बार फिर समझिए कि जैसे ये 4 है, 4 की सत्ता का एक प्रतीक मात्र है। तो इंद्रियों से हम जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब क्या है? प्रतीक है, परछाई है, किसकी? जो वास्तविक सत्ता है। तो उस वास्तविक सत्ता को हम जानेंगे कैसे? विचार से, चिंतन से। तो गणित क्या करता है? हमको इंद्रिय ज्ञान से उठाकर वैचारिक ज्ञान तक ले जाने का कार्य करता है। एक सीढ़ी है जो हमको वैचारिक ज्ञान तक ले जाने का कार्य करता है। अब इसका व्यावहारिक कारण, ये थोड़ा आसान है, इसमें बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है।
इसमें शासक हैं, सैनिक हैं। तो सैनिक कुशल सैन्य संचालन व व्यूह रचना के लिए गणित और रेखागणित दोनों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। आज के जो परमाणु युग है और मिसाइलों से होने वाले युद्ध, बंदूक और मिसाइलों से, हवाई जहाज, हवाई हमलों से होने वाले युद्ध में इसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन जब तलवार, तोप और भाले से घोड़े पर, हाथी पर या पैदल युद्ध किया जाता था, तब सैन्य संचालन, व्यूह रचना, कितनी संख्या में, किस दिशा से, किस रचना के आधार पर सैनिक टुकड़ी किस प्रकार हमला करेगी या सुरक्षा करेगी, ये गणित का ज्ञान रखने वाले, रेखा गणित का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। तो कुशल सैन्य संचालन व व्यूह रचना के उद्देश्य से गणित और रेखा गणित का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा है सामाजिक संरचना का निर्धारण। शासक को समाज में किस संख्या में, समाज के कितने भाग को किस तरह से रखना है, किस तरह से संचालित करना है, गणित का ज्ञान है, रेखा गणित का ज्ञान है, तो इस कार्य को शासक ज्यादा अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है। तो इस तरह से 20 साल से 30 वर्ष की आयु तक गणित का प्रशिक्षण होता है, गणित की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा के बाद पुनः परीक्षा होती है। जो पास होते हैं वो अंतिम, जो 30 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक मेटाफिजिक्स, दर्शन का शिक्षण है, अंतिम शिक्षण का पाठ्यक्रम है, उसके लिए भेजे जाते हैं और शेष सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। जो असफल होते हैं सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। 30 से 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा में दर्शन, द्वंद्वाद, तर्कशास्त्र का शिक्षण दिया जाता है। गणित अगर इंद्रिय ज्ञान से वैचारिक ज्ञान की अवस्था तक हमें ले जाता है, तो दर्शन सीधे वैचारिक ज्ञान के माध्यम से हमें परम सत्य या जो परम सत्ता है उसका ज्ञान प्राप्त कराने का कार्य करता है। तो इस तरह से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिससे अपनी वैचारिक क्षमता का विकास कर दार्शनिक शासक परम सत्य यानी आइडिया ऑफ गुड को प्राप्त करने का प्रयास करे, परम सत्ता जो सत्य है उसको जानने का प्रयास करे। इसके बाद 35 वर्ष की आयु तक का शिक्षण पूर्ण कर लेने के बाद 15 वर्ष तक शासन के विभिन्न पदों पर रहते हुए 50 वर्ष की आयु तक उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता था और फिर 50 वर्ष की आयु के बाद इन्हें दार्शनिक शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था और दार्शनिक शासक के रूप में कार्य करते हुए ये परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते थे, जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उस ज्ञान से पूरे समाज को लाभान्वित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना 2 भागों में बटी थी। प्रारंभिक शिक्षा 6 साल से 20 साल तक, जिसमें पहले भाग में 6 साल से 18 साल तक व्यायाम और संगीत, दूसरे भाग में 18 से 20 साल तक सैन्य शिक्षा, फिर दूसरा भाग इसका था उच्च शिक्षा का, जिसमें 20 साल से 30 साल तक गणित की शिक्षा, 30 साल से 35 साल तक दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा, तर्कशास्त्र की शिक्षा, 35 से 50 वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण और यहाँ आकर उसकी शिक्षा पूर्ण होती थी और दार्शनिक शासक अपने कार्य को करते हुए आइडिया ऑफ गुड, परम सत्य को जानने का प्रयास करते थे और अपने ज्ञान के आधार पर, अपने इस जानकारी के आधार पर, अपने ज्ञान के, परम सत्य के ज्ञान के आधार पर पूरे समाज को लाभान्वित करने का कार्य करते थे। प्लेटो की शिक्षा योजना अपने कल्पित आदर्श राज्य की योजना के अनुरूप थी। आज इस शिक्षा व्यवस्था का या प्लेटो के काल में भी इस शिक्षा व्यवस्था का विशेष व्यावहारिक उपयोग नहीं था, इसलिए इसका कोई इसलिए इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की जाती है।
प्रमुख रूप से जो आलोचनाएं हैं उनका उल्लेख मैं यहाँ संक्षेप में करना चाहूंगा कि यह शिक्षा व्यवस्था जो पहली आलोचना की जाती है कि समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, केवल शासक और सैनिक के लिए थी, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में साहित्य की उपेक्षा की गई है, साहित्य को संगीत के अधीनस्थ रखा गया है, साहित्य पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और साहित्य की उपेक्षा की गई है। गणित पर अनावश्यक बल दिया गया है, जितनी जरूरत से ज्यादा गणित पढ़ाए जाने की बात कही गई है, इतना अधिक गणित को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। तीसरी जो चौथी आलोचना की जाती है कि साहित्य और कला पर नियंत्रण अनुचित होता है। ये वास्तविकता है कि साहित्य और कला व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति होती है, हृदय की अभिव्यक्ति होती है, ये भावाभिव्यक्ति होती है, इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसको अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर से जो वास्तव में भाव निकल रहे हैं साहित्यिक पंक्तियों के रूप में, शब्दों के रूप में या संगीत में सुर लहरियों के रूप में, उनको आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। ये शिक्षा बहुत लंबी थी, यानी 6 साल से शुरू हो रही है, 35 वर्ष तक तो सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उसके बाद 50 वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण। बहुत लंबी और बहुत ही खर्चीली शिक्षा प्रणाली थी जो उचित नहीं थी। और अंतिम आलोचना जो महत्वपूर्ण है कि इसमें व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का बलिदान हो जाता है। इसमें कोई चॉइस नहीं रहती है, हम मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हम होम साइंस पढ़ना चाहते हैं। इस पूरी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में ये सब चीजें कहीं दिखी आपको? नहीं दिखी। तो हमारी रुचि के अनुसार हमें क्या शिक्षा प्राप्त करना है, हमें क्या पढ़ना है, ये प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी नहीं है। व्यक्ति को वही शिक्षा प्राप्त करनी है जो प्लेटो ने निर्धारित कर दिया है, जो अकेडमी में प्रदान की जानी है। आप अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपनी सुविधा से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना है कि प्लेटो ने जो शिक्षा प्रणाली दी है वो एक विशेष उद्देश्य से इसका निरूपण किया है, और उसका मूल उद्देश्य है एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना जिसके शासन की बागडोर दार्शनिक राजाओं के हाथ में हो। धन्यवाद।